क्या एक अकेला रत्न किसी एम्पायर के उत्थान और पतन की कहानी कह सकता है? शक्ति, विश्वासघात, सुंदरता और अंतहीन विवादों की कहानी। समय के माध्यम से आपका स्वागत है एक यात्रा में, जहां हम कोह-ए-नूर यानी कि प्रकाश का पर्वत, माउंटेन ऑफ लाइट की अविश्वसनीय गाथा को उजागर करेंगे। इस पौराणिक हीरे ने सदियों से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया है। कई हमलावरों, सम्राटों और राजाओं के हाथों से होकर गुजरा है। लेकिन इसकी चमक पर अक्सर ही इसके अधिग्रहण की जटिल इतिहास और इसके सही स्वामित्व को लेकर चल रही बहस की छाया रहती है। तो आइए कोहिनूर के आकर्षक और कभी-कभी उथल-पुथल भरे जीवन की गहराइयों में हम उतरते हैं। हमारी कहानी भारत में शुरू होती है, जो हजारों सालों तक हीरे का एकमात्र नोन सोर्स था। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कहानी इसे वर्तमान आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खदान से जोड़ती है। 14वीं शताब्दी के शुरुआती ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेखित यह हीरा शुरू में बहुत बड़ा, बिना तराशा हुआ 793 कैरेट का था। कल्पना कीजिए कि एक टेनिस बॉल के आकार का हीरा आप अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। इतिहास की माने तो कोहिनूर सबसे पहले काकतीय राजवंश के कब्जे में आया, जो कि गोलकोंडा के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया करते थे। और उसी समय अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य का एक्सपेंशन करने में लगा हुआ था। मलिक कफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गोलकोंडा के क्षेत्र पर हमला कर दिया और वहां के राजा को हराकर उनका राज्य और कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। और इस तरह पहली बार कोहिनूर काकतीय राजवंश के हाथ से निकलकर अलाउद्दीन खिलजी के पास जा पहुंचा। इसी तरह एक बार फिर से समय बदला और अलाउद्दीन खिलजी को हराकर तुगलकों ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया और इस तरह यह कोहिनूर तुगलकों के पास चला गया। तुगलकों के बाद इस हीरे पर फिरोज शाह तुगलक का कब्जा हुआ। कोहिनूर उस समय तक इतना पॉपुलर हो चुका था कि जब भी कोई राजा दूसरे राजा को हराते जिनके पास कोहिनूर हुआ करता था, तो उनसे वह कोहिनूर जरूर ले लिया करते थे। इसी तरह कोहिनूर फिरोज शाह तुगलक के बाद मालवा के राजा होशंग शाह के पास जा पहुंचा। होशंग शाह ने ग्वालियर के राजा डोगेंद्र सिंह के राज्य पर आक्रमण किया और वो लड़ाई हार गए और उसी लड़ाई में कोहिनूर भी उनके हाथों से फिसलकर डोगेंद्र सिंह के हाथों में चला गया। इस कहानी का जिक्र हमें बाबरनामा में भी मिलता है, जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कोहिनूर का। फिर डोगेंद्र सिंह के बाद कोहिनूर तोमर राजा विक्रमादित्य के पास जा पहुंचा। फिर राजा विक्रमादित्य को हराकर उस समय दिल्ली के मौजूदा शासक इब्राहिम लोदी के पास जा पहुंचा। फिर एक साल बाद ही दिल्ली की सत्ता बाबर के हाथों में चली गई, जो कि इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराकर हुआ। बाबर की जीवनी बाबरनामा में इस हीरे का खूब चर्चा है। बाबर ने तो यहाँ तक कहा था कि यह हीरा इतना बेशकीमती है कि इसके बदले पूरी दुनिया को एक दिन का भोजन कराया जा सकता है। हालांकि बाबर ने अपने जीवनी बाबरनामा में कहीं भी इस हीरे का नाम कोहिनूर जिक्र नहीं किया है। इससे हमें यह पता चलता है कि इस हीरे का नाम उस वक्त तक कोहिनूर नहीं पड़ा था। फिर बाबर के बाद हुमायूं ने सत्ता संभाला, लेकिन कुछ ही समय के बाद हुमायूं के भाइयों ने ही विद्रोह कर दिया और ना चाहते हुए भी हुमायूं का राज्य कई टुकड़ों में बंट गया। हुमायूं अपने राज्य को संगठित करने की कोशिश कर ही रहा था, उसी बीच शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर हमला कर दिया और उसका राज्य जीत लिया। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए ईरान के राजा तेहमास की शरण में जा पहुंचा और उसने कोहिनूर भी तेहमास के हाथों को सौंप दिया। ईरान के राजा ने इस हीरे को अपने दोस्त अहमदनगर के राजा निजाम शाह को तोहफे के रूप में दिया। निजाम शाह से गोलकुंडा के राजा कुतुब शाह और कुतुब शाह से शाहजहां के पास पहुंचा। शाहजहां ने इसी हीरे का सटीक इस्तेमाल करने के लिए पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। ऐसा कहते हैं कि पीकॉक थ्रोन में कई सारे अनमोल रत्न, सोने और कई सारे हीरे जड़े थे। इसे बनाने में शाहजहां ने ताजमहल से भी ज्यादा खर्चा किया था। फिर कुछ ही समय बाद शाहजहां को उसके ही बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया और उसका राज्य और कोहिनूर दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। उस समय के एक मशहूर जौहरी को इसे तराशने का काम किया, जिसकी वजह से इसका वजन 793 कैरेट से घटकर 186 कैरेट रह गया। इस क्रम में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह हीरा कभी भी सम्राट अकबर के हाथों में नहीं गया और ऐसा कहते हैं कि मुगल सल्तनत का सबसे लोकप्रिय राजा अकबर ही बने। इसी तरह यह हीरा अपनी जर्नी में
मोहम्मद शाह रंगीला और फिर वहां से 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर को हासिल कर लिया। नादिर शाह ने ही इस हीरे की चमक को देखकर कोह-ए-नूर यानी कि प्रकाश का पर्वत नाम दिया था। ऐसा कहते हैं कि नादिर शाह को यह हीरा इतना प्रिय था कि वह हमेशा इसे अपने पास रखना पसंद करता था। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से उसने अपने ही बॉडीगार्ड्स पर शक करना शुरू कर दिया और अपने पुराने बॉडीगार्ड्स को हटाकर नए बॉडीगार्ड्स रख लिए। साथ ही साथ पुराने बॉडीगार्ड्स को मारने का आदेश भी दिया, जिसकी वजह से उनके वही पुराने बॉडीगार्ड्स में से 2 बॉडीगार्ड्स ने मिलकर नादिर शाह की हत्या कर दी। नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर एक बार फिर हाथ बदल गया और अहमद शाह दुर्रानी के साथ अफगानिस्तान पहुंच गया, जो कि दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक भी थे। कई दशकों तक यह कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान में रहा, जो कि उनके क्षेत्रीय प्रभुत्व का प्रतीक था। 19वीं सदी की शुरुआत में शक्तिशाली सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह बहुत प्रमुखता से पंजाब के क्षेत्र में उभरे। एक अफगान शासक शाह शुजा दुर्रानी के साथ एक संधि सहित घटनाओं की जटिल श्रृंखलाओं के माध्यम से किसी तरह यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास आया। उनके लिए यह हीरा एक कीमती पत्थर से कहीं बढ़कर था। वह अक्सर इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया करते थे और इसकी शानदार चमक की प्रशंसा किया करते थे। यह उनकी कठिन जीत वाली संप्रभुता और सिख साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था। महाराजा रणजीत सिंह के शासन काल के बाद 2 एंग्लो सिख युद्धों का दौर आया। सबसे आखिरी में महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह, जिनकी उम्र उस वक्त मात्र 5 साल थी, उनको राजा बना दिया गया। इतने छोटे उम्र में उन्हें केवल बिखरते सिख साम्राज्य को बचाने के लिए राजा बनाया गया। हालांकि दलीप सिंह सिर्फ नाम के राजा थे। पंजाब की असली बागडोर उनके मां जिंद कौर के हाथों में थी। इसी मौके का फायदा उठाकर 1845 में ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर हमला कर दिया। ब्रिटिशर्स के सामने सिखों का टिक पाना उस समय के लिए थोड़ा मुश्किल था और कुछ ही दिनों के बाद अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली। ब्रिटिश जीत और पंजाब विलय के बाद लाहौर ट्रीटी पर साइन किया गया। इस ट्रीटी के अनुसार कोहिनूर ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया गया महारानी विक्टोरिया को प्रस्तुत करने के लिए। उस समय के भारत के मौजूदा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में इस हीरे को इंग्लैंड भेजा गया। यह यात्रा अपने आप में चुनौतियों से भरी थी, जिसमें बीमारी और जहाज पर हैजा के प्रकोप से बचना शामिल था। 1850 में कोहिनूर ब्रिटेन पहुंचा, जो ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन गया। 1851 में इसे पहली बार लोगों के सामने द ग्रेट एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया गया। उम्मीद के अनुसार वहां के लोगों को यह हीरा कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसकी वजह थी उसके पुराने मुगल कट और चमक में कमी। महारानी विक्टोरिया के पति ने इसे फिर से तराशने का फैसला किया और 1852 में गैरार्ड एंड कंपनी को इसे तराशने का काम दिया गया। इसे तराशने के क्रम में यह हीरा 186 कैरेट से, जो कि इसका उस वक्त का मूल वजन था, से घटकर 105.6 कैरेट रह गया। हालांकि इसमें इसकी चमक काफी बढ़ गई। इसके बाद से ही कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। इसे शुरू में महारानी विक्टोरिया के ब्रोच में लगाया गया था। उसके बाद यह महारानी अलेक्जेंड्रा के हाथों में आया और उनके बाद यह हीरा महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में लगाया गया। यह वही मुकुट है जो महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार यात्रा के दौरान उनके ताबूत पर रखी गई थी। आज यह टावर ऑफ लंदन में एक सार्वजनिक प्रदर्शन पर बना हुआ हीरा है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही इस हीरे को स्वदेश लाने की कई बार मांगे उठी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी अलग अलग समय पर अपने स्वयं के ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर हीरे पर अपना दावा किया है। ब्रिटिश हुकूमत ने यह हवाला देते हुए कि उस समय के अकॉर्डिंग साइंड ट्रीटी के अनुसार यह एक वैलिड ट्रेड था, जिसकी वजह से उन्होंने हीरा लौटाने से साफ इनकार कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह हीरा कोहिनूर एक श्राप है या एक वरदान? यह जहां भी गया शुरू में तो वहां बहुत तरक्की हुई, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसी तेजी से उस राज्य का सर्वनाश भी हुआ। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू।